अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? उम्मीद करती हूं जहां कहीं हो खैरियत से हो और हमारा शो वॉच कर रहे हो। आप लोगों की खैरियत जो होती है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह, क्योंकि आप लोग देख रहे होते हैं मेरा शो बहुत शौक के साथ, क्योंकि आपने सुननी होती हैं बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरा शो होता है मोस्टली इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के ऊपर। इसीलिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं जी उबैद खान, ब्यूरो चीफ रोज़ न्यूज़ लाहौर से, और आपके साथ शेयर करेंगे वो रिपोर्ट रिगार्डिंग ये जो दूध में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो लाहौरी हैं, जो लाहौर के शहरी हैं, वो कितना ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। तो इस हवाले से हमने उनको उनको भी जूम पर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सामिया। बिल्कुल लाहौर शहर में केमिकल का धंधा जो है वो बेकाबू हो चुका है और शहर के अंदर इससे ना सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं बल्कि बहुत सारे लोग अस्पतालों के अंदर भी पहुंच चुके हैं। ये एक रिवायत बन चुकी है लाहौर शहर के अंदर। मैं कह सकता हूं कि हर रोज क्रैकडाउन किया जाता है इन लोगों के खिलाफ जो ये धंधा करते हैं, मगर उसके बावजूद अलमी की बात यह है कि इस पे बेकाबू है ये धंधा। हम्म। अभी इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा सका है। आप किसी भी दुकान के ऊपर चले जाएं, किसी भी मिल्क शॉप, जो बड़े बड़े यहाँ पे जो वो स्टोर बने हुए हैं, वहां पे चले जाएं, कहीं से भी आप दूध लेंगे तो वो दूध मिलावट शुदा दूध साबित हो रहा है। और जिसको चेक करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है, मगर ताहम हम देखते हैं कि फूड अथॉरिटी के जो वर्कर्स हैं वो ना तो मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं और ना ही वहां पर जाकर कुछ चेक एंड बैलेंस हमें दिखाई देता है। तो अभी सूबाई दारुल की तहसील नश्तर में नाकस और केमिकल मिले दूध की फरोख्त ने संगीन और खतरनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर लिया है, जहां मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर जहरीला दूध इस्तेमाल करने से मुतअद्दिद शहरी जो हैं वो बीमार हो चुके हैं। और मुतासरीन में खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनमें पेट दर्द, कै, दस्त, बुखार, मिर्दे, जिगर और गुर्दों के अमराज के अलामात जो हैं वो सामने आ रही हैं। और हमारे जराये के मुताबिक ये भी तहसील नश्तर में मुनज़्ज़िम माफिया ने न सिर्फ मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने का धंधा शुरू किया हुआ, बल्कि इस नाकस दूध के इसको इस्तेमाल करते हुए खोया, दही, मलाई और बेकरी मसनूआत भी तैयार की जा रही हैं, और जो शहरियों के अंदर बड़े पैमाने पर फरोख्त हो रहा है। और माहिरीन सेहत का ये भी कहना है कि इस हवाले से कि इन अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल जुदा जो ये इंसानी सेहत के लिए जो दूध इस्तेमाल किया जा रहा है ये सरासर एक खतरा है। और क्योंकि हरारत के बावजूद मजरे केमिकल खत्म नहीं होते हैं, बल्कि बाज़ सूरतों में मजीद नाकस असरात जो हैं इसके पैदा होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक ऐसे दूध और इससे तैयार शुदा कि जब तमाम वो अशिया जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जिसको हम देखते हैं कि इस्तेमाल होती हैं और जिसे हम खाते हैं पीते हैं, उससे फौरी बीमारियों जैसे फूड पॉइजनिंग, मैदे की खराबी, क्या और दस्त का खतरा मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि तवील इसके साथ साथ तवील मुद्दती इमराज जैसे हेपेटाइटिस, मैदे के अल्सर, जिगर, गुर्दों की खराबी और कैंसर जैसे मौलिक अमराज भी बड़ी तेजी के साथ जन्म ले रहे हैं। और अलमिया की बात यह है कि हम देखते हैं कि शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की जाती है और जो गाड़ियां गुजरती हैं जो दूध और ये सप्लाई करती हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, दिखाने के लिए दूध को तलब भी कर दिया जाता है। मगर उसके बावजूद अगर ये सारा क्रैकडाउन हो रहा है तो शहर के अंदर ये दूध किस तरह फरोख्त हो रहा है? जबकि आप खालिश दूध के नाम पर एक और धंधा हमने जो देखा है शहर के अंदर, 300 रुपए किलो तक दूध जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि वो भी खालिश नहीं होता है, उसमें भी पानी और मिलावट जो है मुख्तलिफ वो चीजें सामने आती हैं। मगर अब देखना ये होगा कि जो लाहौर शहर है, जिस तरह से मैंने एक तहसील का भी जिक्र किया है, तहसील नश्तर है, और इस तरह से मुख्तलिफ जो जोन्स हैं, तो वहां पर क्रैकडाउन जो है किस हद तक किया जाता है। और जब तक ये क्रैकडाउन मुसलसल नहीं किया जाएगा तो लोग भी इसी तरह से बीमार होते रहेंगे और ना ही ये जहरीला दूध जो है वो खत्म हो सकेगा, क्योंकि दूध एक बेसिक नीड्स है जिसे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं, खवातीन इस्तेमाल करती हैं, और उसके साथ साथ जो हर शख्स की जरूरत है। और इसको बुनियादी तौर पर हम जाहिर है कि एज अ खुराक भी इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्टर्स के मुताबिक भी ये कहा जाता है कि आप जरूर रोज एक गिलास अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए गिलास दूध का इस्तेमाल जरूर करें। मगर बात यह कि जब जाहिर है कि आपको खालिश दूध नहीं मिलेगा, मिलावटशुदा दूध मिलेगा, तो आप अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं? बल्कि सेहत मजीद खराब होती हुई दिखाई देती है। एक सर्वे के मुताबिक लाहौर शहर के जो मुख्तलिफ
अस्पताल हैं, आज भी उनके अंदर एक बड़ी तादाद मरीजों की मौजूद है। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि उनको मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं, संगीन बीमारियां जिन्हें मैं कह सकता हूं कि जो किसी हद तक खतरनाक इंसानी जान के लिए साबित होती हैं, वो उनको लग चुकी हैं। तो हम्म। अब ये जाहिर है बेकरी आइटम्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल होता है। तो ये जो शहरी हैं, आम जो यहाँ की इलाका मकीन है, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है वजीर आला पंजाब से, और खासकर जो डीजी फूड है वो तो क्रैकडाउन करते हैं, या उसके अलावा जो सूबाई वजीर हैं उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस क्रैकडाउन के अंदर तेजी लाई जाए, और शहरियों को कम अज कम जहां पर रोटी कपड़ा और मकान का वो नारा लगाते हैं, तो दूध जैसी नेमत और इसका भी खालिश होना और इनको मुहैया करना एक जरूरी जो है कि इकदाम समझा जा रहा है जी। ओके, वही बात है जी उबैद साहब, क्योंकि देखिए हर चीज़ में दूध शामिल होता है। जैसे आपने कहा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, लोग ज़रूरी नहीं दूध खरीदें। और लाहौरीज जो होते हैं उनको तो घूमने फिरने का बहुत शौक है, अभी वोकेशंस हो जाए, हॉलीडे हो जाए, वीक डेज़ में भी वो रेस्टोरेंट्स में जा रहे होते हैं। तो आई थिंक घरों में शायद फिर लोग केयर कर रहे हों, अच्छा दूध या खालिश दूध ढूंढ के अपने घरों में ला रहे हों, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू बाय द सेम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। तो वो रेस्टोरेंट्स पे तो वही चीज़ बन रही होगी, उन डेयरी प्रोडक्ट्स की जो भी प्रोडक्ट वो बाय करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट करेगी। और जहरीला आपने कहा केमिकल वाला दूध, तो ये तो वाकई में इतनी सख्ती है पंजाब में जिस तरह से काम हो रहा है पिछले 2 साल से, लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट भी करें। इतनी सख्ती के बावजूद अगर ये हो रहा है तो ये बहुत तशवीशनाक है। तो क्या समझते हैं अब, जैसे देखिए थोड़ा भी नहीं, जैसे आपने भी कहा 70 to 80% जो है वो मिलावट है, तो क्या समझते हैं इसके खिलाफ ये जो तर्जुमान है फूड अथॉरिटी पंजाब शहजाद हसन, वो क्या कहते हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे, क्या स्ट्रेटजी है उनकी? देखिए, शहजाद साहब की तो बाद में मैं बात करता हूँ, मगर मेरे जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि फूड अथॉरिटी की नाकस निगरानी और मुबैना, इसको करप्शन भी कहा जा सकता है, कि इसके खतरात कारोबार को जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं अभी तक मुसलसल, हम्म। जिसपे शहरियों ने ये इल्जाम आयद किया है कि बाज़ एहलकार मुबैना तौर पर भत्ता वसूल भी करते हैं इन हम्म। ऐसी दुकानों से और ऐसे मकामात पर जहां पर ये मिलावट होती है। तो जाहिर है ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जिसके बायस मिलावट माफिया बिला खौफ व खतर सरगर्म है और इंसानी जानों से वो खेल भी रहा है। शहरी और समाजी हलकों ने शदीद इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए ये मुतालबा किया, जिस तरह मैंने बताया कि वज़ीर आला से वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसके ऊपर फौरी एक्शन किया जाए। तहसील नश्तर हो या उसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हों, वहां पर केमिकल शुदा दूध और इससे तैयार होने वाली अशिया की सप्लाई चैन की फौरी और मुकम्मल छानबीन की जामेदार जामेदार अनासर और मुबैना तौर पर मुलाविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। और अगर तर्जुमान की बात की जाए तो तर्जुमान शहजाद उन्होंने वाजे कहा है, शहजाद हुसैन ने, कि फूड अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक तो ये पहले भी कहा जाता है कि दूध की मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं, और मिल्क शॉप, डेयरी यूनिट्स और सप्लाई चेन की कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है। मगर अगर ये कड़ी निगरानी की जा रही है तो इस दूध की सप्लाई कैसे हो रही है उन दुकानों तक, और उसके बावजूद जो बेकरी आइटम्स हैं वो कैसे बन रही हैं, और उसके साथ साथ जो शहरी हैं वो कैसे बीमार हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको भी अब जाहिर है देखना होगा, समझना होगा कि आया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है, जिसके बाइस से ये तमाम बीमारियां फैल रही हैं लोगों तक। जो सप्लाई चैन है, जो जिस तरह ये बताते हैं कि उस सप्लाई चैन के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ब्रेक थ्रू जरूर है, कि जिसके बाद लोग जो हैं कि लोगों तक ये पहुंचाया जाता है, और लोग जो मुसलसल जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नहीं पता होता है, ना ही उनके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि वो फौरी उसको चेक कर सके, ना ही कोई ऐसे पैमाने होते हैं कि जिससे ये चेक किया जा सके कि ये दूध खालिस है या इसके अंदर केमिकल मिला हुआ है या मिलावट शुदा है। तो वो इस्तेमाल यकीनन उसको करते हैं, जिसके बायस वो बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, और शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में उनकी तादाद भी मौजूद है। उनसे भी जब बात होती है तो वो बड़ा अलमिया का जाहिर है कि उन तशवीश का इजहार उनकी जानिब से किया जाता है। उसके साथ साथ डॉक्टर्स की जानिब से, खासकर जो डॉक्टर्स हैं, जब अस्पतालों में हम सर्वे करते हैं या उनसे हमारी बात होती है तो वो खुद बताते हैं कि 80 to 70% दूध के अंदर जो मिलावट है, जिसकी वजह से जो ये बीमारी पाई गई है, तो कहा जा सकता है कि इस वजह से ये बीमारी जो पैदा हुई है, जिसपे तिब्बी माहिरीन ने भी जो खुराक के माहिरीन है उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। उनके सर्वे के मुताबिक ये रिपोर्ट शाह हुई और उसमें पता चला कि 70-80% मिलावट अगर दूध के अंदर होगी तो आप ये सोचें कि उसमें दूध कम होगा और केमिकल ही ज्यादा नजर आएंगे।
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने कहा कि सप्लाई जो है उसके अंदर कोई रुकावट जो है, उस रुकावट का पता चला है कि वो क्या रुकावट है, और जब वो घरों में पहुंचता है तो आखिर लोगों तक की अवेयरनेस क्यों नहीं जा रही, ये उनको अवेयर क्यों नहीं किया जा रहा कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका टेस्ट हो जाए। एक छोटा सा टेस्ट होता है वो करवा लें, या वो कोई ऐसी डिवाइस उनको उनके पास वो अरेंज करके उसको चेक कर लें, क्योंकि हर जो दूध है उसकी हर हर प्रोडक्ट जो है उनके घर में भी डेफिनेटली हर प्रोडक्ट में वही यूज़ हो रहा होता है, हर रेसिपी में मोस्टली वो यूज़ हो रहा होता है। आप डिज़र्ट्स में देख लें, बेकिंग में देख लें, तो दूध ही एक टाइम था कि सब कहते थे मुकम्मल ग़ज़ा है, अभी भी वो है अगर वो खालिस हो तो बच्चे, और सबसे ज़्यादा जो दूध का जो इनटेक होता है वो बच्चे कर रहे होते हैं, बच्चों को दिया जा रहा होता है, तो ये बड़ा डेंजरस है। और आई थिंक इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो होना चाहिए, सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में आनी चाहिए। तो इस हवाले से आपकी इंतज़ामिया से बात हुई तो वो क्या कहते हैं? देखिए, इंतजामिया के लोग तो हमेशा वो तर्जुमानी करते हैं, और वो कभी भी जो उनकी नाकस कारकर्दगी होगी उसके ऊपर सवाल पैदा नहीं होने देते हैं, और वो ऐसे ही है। हमेशा से ये कहते हैं कि हम मुकम्मल क्रैकडाउन कर रहे हैं। हम जो शहर के अंदर जितनी भी दूध सप्लाई करने वाली व्हीकल्स हैं उनको मुकम्मल चेक किया जाता है, और एक बैलेंस के तहत उनको एक मैकेनिज्म के तहत गुजारने के बाद दूध की सप्लाई को आगे भिजवाया जाता है। तो अगर ये तमाम चीजें मौजूद हैं सामिया, जिस तरह मैंने पहले बताया है, कि उसके बावजूद कहीं पे तो कुछ ऐसा है जहां पर ये खराबी पैदा हो रही है, जहां पर दूध के अंदर मिलावट हो रही है, जहां पर दूध के अंदर मुसलसल केमिकल डाले जा रहे हैं जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, और वही दूध जब मुख्तलिफ बेकरीज जो हैं शायद उन तक भी पहुंचाया जाता है, जहां पर बेकरी आइटम्स बनती हैं, वहां पर भी लोग उनको इस्तेमाल करके बीमार होते हुए दिखाई देते हैं। तो उनकी तर्जुमानी अगर की उनकी बात की जाए तो यकीनन जो डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जिन्होंने लोगों को खालिस दूध फराहम करना है और उसके अंदर अपनी मुआवन करनी है और मदद करनी है लोगों की कि उन तक खालिस दूध पहुंच सके, तो ये तो अभी तक हमें मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि दुकानों के ऊपर चले जाएं तो शायद दुकानें शहर के अंदर बहुत ज्यादा हैं, तो जो जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिनके ऊपर जिनके फराइज हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी जी के फराइज काशी पर भाई। अंजाम देने हैं, शायद वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं, और वहां पर ना पहुंचकर वो उसको चेक करते हैं। और रही बात ये कि घरों के अंदर सामिया इसको नहीं चेक किया जा सकता है, घरों के अंदर लोगों के पास ऐसे डिवाइसेस मौजूद नहीं है। एक तो महंगाई है शहर के अंदर, और दूसरा कि अगर लोगों को ये कह दिया जाए कि वो अपने हर घर के अंदर एक मैकेनिज्म बनाए, एक डिवाइस ऐसी रखें कि जिससे ये पता चल सके कि ये दूध खालिस है या इसके अंदर कोई खराबी है, तो ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि हर घर की हर घर की ये जरूरत है, और हर घर की ये नीड है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी भी तबके से उसका ताल्लुक है, उसने दूध जरूर इस्तेमाल करना है, उसके बच्चों ने बिल्कुल दूध जो है वो जरूर ऐसे ही है। इस्तेमाल करना है, उसने रूटीन में इस्तेमाल करना है। तो इसके बिल्कुल। ऊपर इनको कोई वाज़ेह पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी हुकूमत को, और एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जिससे ये 100% तो हम इसको मेक श्योर नहीं बना सकते हैं, मगर कोशिश अगर की जाए तो ये मुमकिन हो सकता है कि लोगों तक खालिस जो दूध है वो पहुंच सके, और लोग मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बच सकें। जी जी उबैद साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाकई में ये माफिया जो है वो इंसानी जानों के साथ खेल रहा है, बच्चों की जानों के साथ खेल रहा है, और इस माफिया को ये हम अभी से नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। डेफिनेटली इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आप आए, अपने रिपोर्ट शेयर की इस हवाले से। जी हमारे साथ जी साथ ही मौजूद हैं राना उमैर साहब, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से। आज वो हमसे बात करने जा रहे हैं, रिपोर्ट शेयर करने जा रहे हैं नए माली साल के बजट की तैयारी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राना उमैर साहब, हर साल बजट में जो है वो महंगाई में ही इजाफा होता है और आवाम की परेशानियों में भी इजाफा होता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, परेशानियों का तो ये सिलसिला जारी रहेगा आगे अगले साल अगस्त सितंबर तक, क्योंकि अभी बजट की तैयारियां जारी हैं। आज 8 तारीख है, आज कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास होने जा रहा है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। उस इजलास में अहम फैसले मतवक्को हैं, जिसमें जो पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू डिसाइड की गई है उसका हदफ 4% पे रखा जाएगा। उसके अलावा जो तरक्याती मंसूबे हैं चारों सूबों में और वफाक में, PSTP का जो हुजम रखा गया है 1126 अरब रुपए, रदर देन जो सूबे हैं उनका 3138 अरब रुपए रखा गया है। तो इनके बजट पेश होंगे आज इक्तिसादी कौंसिल में। महंगाई की शरह दिसंबर तक 8.4% पे रखने का कहा गया है, उसकी इजाजत आज वजीर आजम देंगे। तो आज अहम इक्तिसादी कौंसिल का इजलास होने जा रहा है, चूंकि कल
पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे जारी करेंगे वजीर खजाना औरंगजेब। देन आगे 10 जून को पाकिस्तान का बजट पेश होना है जो कि 2026-27 का होगा। आज काफ़ी नज़रें इस इक़्तिसादी कौंसल में लगी हुई हैं, जिसमें चूँकि ओवरऑल चारों सूबों के वज़राए आला भी इसमें शिरकत करेंगे। वो अपनी अपनी आगे से जो ओपिनियन होगी या कोई राय होगी वो अपने सूबों के हवाले से देंगे। उसके अलावा वफाकी वज़रा इसमें शरीक होंगे और सबसे बड़ी बात है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इस इजलास के अंदर शामिल होंगे। ओके, तो बजट में वही बात मैं फिर से करूंगी, गरीब लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा जाता। आखिर क्या समझते हैं इस हवाले से? डेफिनेटली लोग बड़ा शोर भी मचा रहे हैं और मचाते हैं हर साल। और इसमें एक क्वेश्चन और आपसे हम करेंगे, वो है सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में जो है वो इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखें, पहले तो जैसे मैं पहले भी काफी बार कह चुका हूं कि ये पब्लिक बजट नहीं है, ये IMF बजट है। IMF पब्लिक चूंकि हर बजट, चीज की सॉरी राना मेहर साहब, पब्लिक बजट कब हुआ? कभी हिस्ट्री में कभी हुआ तो हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए मैम, इस साल हमने देखा कि इस साल चूंकि हम ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं IMF के प्रोग्राम में, क्योंकि 35 माह का प्रोग्राम है IMF का जो कि अगले साल अगस्त सितंबर में खत्म होगा, जो कि $7 अरब का ये प्रोग्राम है। 3 इकसात मंजूर हो चुकी हैं। दूसरी जो आपने सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कहा, तो आज चूंकि इजलास होने जा रहा है, फिर 9 तारीख को सर्वे है और 10 तारीख को बजट से पहले वफाकी काबीना का इजलास है, जिसमें जो तनख्वाहों के हवाले से जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे, उसकी अप्रूवल दी जाएगी। इत्तेहादियों की जानिब से कहा गया है कि 15% जो तनख्वाहें हैं सरकारी मुलाजमीन की वो इंक्रीज की जाएं। अभी चूंकि गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना वजीर आजम हाउस गए, उनकी जानिब से भी तजवीज़ दी गई थी 10 से 15%। तो अभी हतमी फैसला नहीं हुआ कि तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा या 15%। इत्तेहादियों की तरफ से 15% की डिमांड की गई है और जो वजीर खजाना है उनकी जानिब से भी 10 से 15 का फिगर दिया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और टैक्स में कितना इजाफा और मतवक्को है? आप क्या समझते हैं कि IMF की वजह से डेफिनेटली सी बात है जो हदफ पूरा नहीं हुआ वो इस साल क्या पूरा करने के लिए गरीब अवाम पर और टैक्स लगाया जाएगा? देखें, 2 चीजों में हुकूमत की तरफ से छूट दी गई है। एक तो जो एक्सपोर्टर्स हैं, चूंकि हमारी एक्सपोर्ट इस साल थोड़ी सी कम हुई थी और हमारा तजारती खसारा बढ़ा था, जो कि 34 अरब 70 से 75 करोड़ डॉलर तक हमारा सालाना जो तजारती खसारा है वो डाउन हुआ था। तो जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा डिसीजन लिया गया जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए लिया गया है। उसमें जो ड्यूटी है वो 4% कम करने जा रहे हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेड सामान होगा, जिम का, क्लिनिक का या जो मेकअप के सामान होंगे, वो उस पर 4% ड्यूटी कम होने जा रही है। तो बजट का टोटल जो हुजम बताया गया है वो 171 खरब रुपए बताया गया है। तो इसमें जो शॉर्टफॉल FBR का है, चूंकि हम तकरीबन 800 से 900 अरब का जो शॉर्टफॉल है वो FBR का बताया गया, तो हुकूमत ने एक फैसला किया था जो जिसपे पेट्रोलियम लीवी लगाई गई थी। अब पेट्रोलियम लीवी जुलाई तक पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान जो है, पेट्रोलियम डिवीजन जो है, उनके पास 1000 अरब कह रहे हैं कि जो इसमें तखमीना लगाया जा रहा है इसको शॉर्टफॉल को खत्म करने के लिए। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये जो बजट है ये थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देगा कि या नहीं देगा? रिलीफ तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2 दिन अभी बाकी हैं और भी तजावीज़ जारी हैं, उस पर डिफरेंट प्रपोजल्स पे वर्किंग जारी है। 2 से 3 चीज़ें सामने आई हैं जिसपे, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे सोलर पिछली दफ़ा महंगा हुआ 2 दिन पहले 8 से 9,000 पे। तो एक्सपोर्टर्स के लिए अभी तक एक यही आई है कि ड्यूटी 4% कम होने जा रही है, जो कि 44% थी, अब उस पे 40% होने जा रही है। बाकी टैक्सीज की अभी गुंजाइश नहीं है हुकूमत पाकिस्तान के पास, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, वजीर खजाना हमेशा से यही बात करते आए हैं, पता नहीं वो रिलीफ की बात कब होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कब होगा, वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमारा कब ठीक होगा। लगता है कि FBR की जो टीम है वो इस सिस्टम को ठीक करना नहीं चाहती। टैक्स कलेक्शंस के हवाले से पॉलिसीज हमारी ठीक नहीं है, वो पॉलिसीज ठीक कौन करेगा, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। जी, FBR की टीम आपको और मुझे फौरन से मैसेज भेजेगी, टाइम पे भेजेगी, लेकिन वहां पर क्यों नहीं जाता जहां जाना चाहिए, ये हमें नहीं समझ आता।
टैक्स कलेक्शन फिर भी क्यों नहीं हो पाती? जब आम शहरी के पास उनकी मेल्स और उनके मैसेजेस फ़ौरन से आ रहे होते हैं, तो उनके पास कलेक्शन के लिए क्यों नहीं जाते जहां से कलेक्शन होनी चाहिए, जो कि टैक्स दे सकते हैं? आवाम की बात करें तो राना उमैर साहब, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, तालीम हो गई, खुराक हो गया, ये जो हमारी सेहत के हवाले से देखें तो वही आवाम को नहीं मिल पा रही, लेकिन टैक्स का बोझ उनके ऊपर हर साल बढ़ा दिया जाता है। ये वाकई में बहुत तशवीशनाक बात है। तो ये जो टैक्स की शरह आप कह रहे हैं कि उसमें कमी नहीं होगी, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी है जो कि 4% सिर्फ जो कम हो रहा है। आपको नहीं लगता कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए टैक्स को मज़ीद कम करना चाहिए था ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जा सकें? क्योंकि ये तो हमारे ही मुल्क के लिए इकॉनमी, हमारी मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं और यहीं पर ज़र मुबादला जो है वो हमारा इजाफा होगा इससे। देखें, कोई भी कंट्री होता है, जब वो इकोनॉमिकली डेवलप होता है तो ऑब्वियसली वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, ट्रेड्स पे डिपेंड करता है। तो हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि 4% एक्सपोर्टर्स पे ड्यूटी कम की गई हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो अब इंक्रीज कैसे होगी? क्या जो हमारे सरमायाकार हैं, बैरूनी हो या फॉरेन हो, क्या वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे अब इस ड्यूटी पे ही? अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। पाकिस्तान में ऐसे 20 इजला हैं टोटल जो लोअर हैं, जिनका बजट टोटल 1 अरब रखा गया है, जिसमें 27 अरब रुपए रखे जाने थे प्लानिंग कमीशन की जानिब से। अब उसमें जो पाकिस्तान का सबसे लोएस्ट जो जिला है राजनपुर है। इन तमाम के लिए जो डेवलपमेंट्स, जो प्रोजेक्ट्स थे, उनके लिए 27 अरब रखे जाने थे, लेकिन अब प्लानिंग की जानिब से सिर्फ 1 अरब रुपए उसमें रखा गया है। अब देखना होगा पॉलिसीज कैसे जनरेट की जाती हैं, बजट कैसे पेश किया जाता है, क्या बजट में जो बातें की जा रही हैं बजट से पहले, वो बजट के बाद कितनी उस पर इम्पैक्टफुल होंगी। महंगाई की शरह 8.4% जारी है, मुआशी शरह नमू 4 हदफ रखने जा रहे हैं। तो ये बातें, टैक्स कलेक्शंस के हवाले से FBR का सिस्टम ठीक करने को कहा गया था, असासा जात शेयर करने के लिए कहा गया था। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें देखना होगा कि ये कितना इस पे इम्पैक्ट करते हैं, कितना इस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखने के लिए हैं। महंगाई की शरह कंट्रोल करनी होगी, अगर नहीं करेंगे तो मजीद जो है वो उसमें इंक्रीज होगा। जी, इन्फ्लेशन रेट जो है वो डेफिनेटली बहुत हाई हो चुका है और मज़ीद हाई होने की जो है वो तवक्को है, जिसकी यही एक रीज़न है जो अवाम इतनी परेशान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स का बर्डन होता है वो गरीब अवाम पर चला जाता है। वो जो इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या जो एक तबका है ख़ास एलीट, उसके ऊपर उसका बर्डन नहीं आता, बल्कि वो अवाम पर ही डाल देता है। आप देखिए, वो हर चीज़ पर हम टैक्स दे रहे हैं। एक वो टैक्स है जो हम अपनी इनकम पे दे रहे हैं, एक वो टैक्स है जो हम हर चीज़ पर दे रहे हैं, हर प्रोडक्ट पर दे रहे हैं। जी राना उमैर साहब, टाइम होने वाला है जी न्यूज़ ब्रेक का। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच राना साहब, आपने बहुत अच्छे से जो है रिपोर्ट शेयर की। हम यही दुआ कर सकते हैं कि जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। हम यहाँ पर बैठ कर दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, जो कि हम अच्छी ही कर रहे हैं। जी, टाइम होता है छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं जी डॉक्टर शाहिद बशीर, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये जो फील्ड है ना आपकी, ये वाकई में बहुत ऐसी अहम फील्ड है जिसमें अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को फेस करना पड़ रही हैं। देयर वाज अ टाइम कि कार्डियोलॉजिस्ट होते थे, कभी कोई केस आता था, आप सुनते थे जी, कोई दूर दराज से आपने कोई केस सुना कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर एज फैक्टर होता था। अब यंगस्टर्स में हो रहा है और उन लोगों में हो रहा है जो जिम भी जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जो डाइट भी अच्छी लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि सब फिक्स होता है, बल्कि उनको बिलीव ही नहीं होता कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है। तो मतलब इतना ज़्यादा ये कॉमन हो रहा है। तो इसकी आज सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इसकी वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं कि आखिर ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। जी देखें, बात यह है कि जो इसमें मेन जो रोल है ना आजकल, वो हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जो है उसमें, यानी ये लाइफस्टाइल का जो एक लफ्ज़ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। मसलन आजकल जो है ना, सबसे बड़ी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी हमारा जो बैठना है, हम लोग जो है ना सहल पसंद हो गए हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल सहल पसंदी की तरफ जा रहा है। तो ये सबसे एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस। लोग समझते हैं सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस जो है
पहले यानी आज से कोई 20 साल पहले हम लोग भी यही कहते थे कि फिजिकल स्ट्रेस जो है उससे हम मना करते थे लोगों को, लेकिन अब जो है वो पता चला कि इमोशनल स्ट्रेस इज आल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड विद हार्ट डिजीजेस, विद हाइपरटेंशन, विद स्ट्रोक्स, ठीक है ना जी। तो मेजर रिस्क फैक्टर्स में अब स्ट्रेस भी आ गया है, डिप्रेशन भी आ गया है, ठीक है ना। तो ये इमोशनल जो हमारी हेल्थ है ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल आप देखें उसमें सबसे जो मेन रोल है हमारा वो एक्सरसाइज ना करना, मोटापा, ठीक है, वही बात कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। दूसरा ये देखें कि लोग जो है ना वो स्क्रीन टाइम उनमें बहुत ज़्यादा हो गया, खासतौर पे यंग जनरेशन में। ये जो आपका क्वेश्चन था कि यंग जनरेशन में हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ आजकल वो ये है कि बच्चे जो हैं हमारे वो 6-6 घंटे तक ऑनलाइन जो है वो लैपटॉप्स लेके, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। उनको यानी खाने का टाइम भी जो है उस टाइम भी उनका जो नज़रें होती हैं, उनकी आंखें होती हैं वो स्क्रीन पे देख रही होती हैं। तो इस वजह से जब, और ये नई स्टडी आई है लेटेस्ट कि उसमें ये है कि जो बंदे 10 से 12 घंटे तक मुसलसल बैठे रहते हैं उनमें हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही होगी। जब बंदा बैठा रहेगा तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं होगी, उसमें क्लॉट्स बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, उसका खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। एक्सरसाइज जब करेगा ही नहीं वो तो उसके अंदर कोलेस्ट्रोल की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और हार्मोनल जो लेवल है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एक और बड़ा फैक्टर जो आजकल जिसकी वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं वो स्लीप का कम होना है। नींद जो है हमारी उसका जो टाइम है वो बहुत कम हो गया। आप देखें कि बच्चे जो हैं वो रात 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं, 2-2 बजे तक जो है ना वो जी ऑनलाइन या मोबाइल पे हमारी जो है ना वो क्लासेस होना शुरू हो जाती हैं, लोगों का बिजनेस शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखें जब यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे दिन जो है वो गुरूब हो रहा होता है सूरज, तो अमेरिका में जो है वो मॉर्निंग हो रही होती है, तो वहाँ के जो बिजनेस इश्यूज हैं वो शुरू हो रहे होते हैं। लिहाजा ऑनलाइन जो है हमारे यहाँ पे लोग जो हैं जो बिजनेस मैन है वो भी बेचारे रात को यहाँ पाकिस्तान में जाग के वहाँ बिजनेस कर रहे होते हैं। यानी आपको टाइमिंग जो है हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें सबसे बड़ा जो रोल अब जो हो रहा है वो हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम जो है उसकी वजह से और ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी हार्ट अटैक्स और ये जो स्ट्रोक्स के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। ओके अच्छा, फालिज की तरफ अगर हम आए, मतलब फालिज की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें आप समझते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और ये एजेड लोगों को ज़्यादा होती है और इसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है और ये आपस में रिलेट करती हैं एक दूसरे को, तो उस हवाले से क्या जो है ना स्ट्रोक जैसे हम कहते हैं, जी बिल्कुल, ये उस वक्त होता है जब हमारी जो शरियानों के ज़रिए जो ब्रेन को जो हमारी सर्कुलेशन है, जो दिमाग को जो शरियानें जा रही हैं, जब उनके अंदर कोई क्लॉट आ जाता है या वो ब्लॉकेज हो जाती है उनकी, तो उस वजह से जो दिमाग के कुछ हिस्से जो हैं उनको जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो कि ब्लड के ज़रिए पहुंचते हैं। देखें बेसिकली जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन का जो ब्लड का काम है ना वो ये है कि ये सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है, खून जो है, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स यानी वो जो सेल्स की ग़िज़ा है वो पहुंचाता है। तो जब ब्रेन को जो जाने वाली मेन शरियाने हैं उनके अंदर खून गाढ़ा हो जाएगा, क्लॉट्स खुदा न खास्ता बन जाएंगे, या उनकी जो शरियानों की जो लिनिंग है जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं वो मोटी हो जाएगी, या वहाँ पे कोई रुकावट आ जाएगी, प्लेक बन जाएगा जो कि फैटी प्लेक होता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रोल की वजह से बनता है, तो वो क्या हो जाएगा कि ब्रेन को सप्लाई कम हो जाएगी। तो जिस हिस्से को ब्रेन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी वो हिस्सा जो है वो डैमेज हो सकता है। अगर वो पार्शली ब्लॉक है तो हम उसको कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, यानी जो है ना वो शरियानें जो हैं वो आधी खुली हुई हैं और आधी बंद है, तो उसको उससे जो स्ट्रोक होगा उसको कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। और दूसरा जो स्ट्रोक होता है खुदा न खास्ता अगर मुसलसल एक शरियान जो है वो बंद रहे तो फिर क्या हो जाता है कि वो हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है और रप्चर हो जाती हैं। जो छोटी छोटी शरियानें होती हैं जो वल्नरेबल होती हैं, जिनमें प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद रखें कि स्ट्रोक जो है यहाँ पे ये बताना बड़ा ज़रूरी समझूंगा नाजरीन के लिए कि सबसे बड़ी वजह जो फालिज की है वो ब्लड प्रेशर की ज़्यादती है, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल ना हुआ और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ, और ख़ास तौर पे जैसे आपने जिक्र किया कि ओल्ड एज जो 60+ वाले लोग होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं अक्सर हमारे बूढ़े लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं या वो उसमें नेग्लिजेंस हो जाती है, कभी वो लेते हैं कभी नहीं लेते। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई हो तो चांसेस होते हैं और लो हो तो? देखें ब्लड प्रेशर लो में देखें स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन लो की अपनी और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रोक की अब जो है ना, पहले हम 2 ही किस्में कहते थे कि इस्केमिक स्ट्रोक जैसे मैंने पहले कहा जिसमें यह है कि ब्रेन सेल्स को सप्लाई कम हो जाती है,
और एक हो गया हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें खुदा न खास्ता ब्रेन की जो शरियाने हैं जो बारीक बारीक वो रप्चर हो जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उसमें एमरजेंसी वाला सिलसिला होता है कि एमरजेंसी में मरीज़ को जो है वो रश करना चाहिए। और इसी तरह इस्कीमिक स्ट्रोक में भी मैं कहूँगा नाजरीन के लिए कि ये जो टाइम होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर स्ट्रोक हो जाए तो अब हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में भी प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो हमें चाहिए कि वो मरीज़ को फ़ौरन जो है 4.5 घंटे के अंदर अंदर देखा गया है कि अगर मरीज़ जो है वो उस सेंटर तक पहुंच जाए। तो आजकल हमारे पास नई टेक्निक्स हैं, इंजेक्शंस आ गए हैं जिन्हें हम TPA डेरिवेटिव्स कहते हैं मेडिकली। तो अगर वो वक्त पे मिल जाए 4.5 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ को, तो जो इस्केमिक स्ट्रोक या क्लॉट की वजह से जो शरियान बंद होती है वो खुल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर वक्त पे, इसीलिए हम कहते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। जब स्ट्रोक होता है तो हम उसको कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन, यानी जो वक्त है ना मरीज़ को जब वो अलामात हुई। यहाँ पर ये भी मैं बताता चलूँ कि स्ट्रोक जो है, फालज जो है, उसकी जो अलामात हैं वो बड़ी अहम है, ठीक है ना। उनमें सबसे जो पहली हम कहते हैं फास्ट, हमने एक वो एक्रोनाम बनाया हुआ है। तो फास्ट जो है उसमें F जो है वो क्या है, फेशियल ड्रूपिंग, यानी मरीज़ जो होता है ना उसका जो एक साइड होती है मुंह की वो ड्रॉप कर जाती है या टेढ़ी हो जाती है, मुंह जो है वो टेढ़ा हो जाता है, या नमनेस महसूस होती है, वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे चूंटियाँ चल रही हैं। तो ये फर्स्ट साइन हो सकता है स्ट्रोक का, फालिज का। इसी तरह इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी मरीज़ को ये फील हो रहा है तो उसको चाहिए कि फ़ौरन अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाए और डॉक्टर के पास, करीबी डॉक्टर के पास जाए। इसी तरह ए जो है फास्ट में FA जो है वो आर्म्स, तो मरीज़ को चाहिए कि वो अपने ना ये जो बाजू हैं उनको ऊपर नीचे करके देखे कि उनमें कोई कमज़ोरी तो नहीं हो रही। बाज़ औक़ात होता है कि एक साइड का जो आर्म है वो कमज़ोर हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है ना दूसरी दोनों साइडों के जो आर्म्स हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये दूसरा साइन है। इसी तरह लिम्ब्स जो हैं उनको भी अक्सर हमने देखा कि वो कहते हैं जी बाजू फ्रीज हो गया, ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास लोग जा रहे थे, ये फ्रीज हो गया है, तो उसका भी रिलेट करता है। वो तो फास्ट, वो तो देखें वो जो फ्रीज यानी फ्रीजिंग शोल्डर हम जैसे कहते हैं वो दूसरी उसमें आ जाता है, वो बाज़ औक़ात आर्थोपेडिक में आ जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो मसल्स की वीकनेस है या ये जो आप कह रहे हैं वीकनेस जो हार्ट के साथ, हार्ट इश्यूज के साथ रिलेट करती है, ये डिफरेंट होती है या ये फ्रीजिंग को लेके अलग भी हम देखें? कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हमें वीकनेस फील हो रही है, तो इट मीन्स कि उनको चेक करवाना चाहिए कि हार्ट इश्यूज हो। मैं ज़रा पहले वो जो मैं बता रहा था ना फास्ट, जो हमारी बात इस वक्त जो हो रही है वो हो रही है फालिज के हवाले से ना, स्ट्रोक के हवाले से। तो पहला जो साइन होता है फास्ट में फेस, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, यानी फेशियल ड्रूपिंग या मुंह का टेढ़ापन हो जाना। दूसरा जो है उसमें आर्म्स की मूवमेंट। तीसरा जो है उसमें एस से स्पीच आती है, यानी मरीज जो होगा ना फालिज का, उसकी स्कैनिंग स्पीच हो जाएगी या स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, उसे बोला नहीं जाएगा, ठीक है ना, उसे बोला नहीं जाएगा। तो वो या वो बोलेगा भी तो वो कट कट के बोलेगा और उसको स्पीच की समझ भी नहीं आ रही होगी। तो ये एक बहुत अहम साइन है स्ट्रोक का, यानी फालिज का। और T से टाइम है, वही जो बात मैंने कही कि जब उसको फालिज ये अलामात शुरू हुई हैं उसको फ़ौरन जो है ना मूव करना चाहिए हमें एमरजेंसी में, ख़ास तौर पे अगर कोई स्ट्रोक सेंटर करीब है जहाँ पे फालिज के मरीज़ का स्पेशली गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया हुआ है इलाज का, तो वहाँ पे वो अप्रोच करे। अच्छा, दूसरा ये जो क्वेश्चन है आपका कि फ्रोज़न शोल्डर या ये जो दूसरा, तो वो असल में आता है ज़्यादातर जो केसेस होते हैं बूढ़े लोगों में या ऐसे लोगों में जो कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो ज़्यादातर आ जाता है आर्थोपेडिक में, यानी जो हड्डी जोड़ और उसमें यूरिक एसिड वगैरह की एक वजह हो सकती है। लेकिन फालिज के मरीज़ों में भी अगर मुसलसल यानी बहुत देर हो जाए और उसका इलाज प्रॉपर ना किया जाए या डिसेबिलिटी हो जाए, इसीलिए हम कहते हैं कि जो फालिज होता है उसकी इलाज में फिजियोथेरेपी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। यानी फालिज के जो इलाज में एक तो मेडिकल का इलाज डॉक्टर करेगा, जो मरीज़ है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, उसका कोलेस्ट्रोल चेक करवाना चाहिए मरीज़ का, क्योंकि जो पैथोफिजियोलॉजी या जो बेसिक जो उसकी वजह है फालिज की, उनमें सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने पहले कहा वो है ब्लड प्रेशर। दूसरी सबसे बड़ी वजह है हाई कोलेस्ट्रोल, क्योंकि खून जब गाढ़ा होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ईद वगैरह के जैसे फेस्टिवल होते हैं तो उनके बाद ज़्यादा स्ट्रोक के पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में और एमरजेंसीज़ में। उसकी एक वजह ये होती है कि लोग जो है ना वो गोश्त ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, यानी सैचुरेटेड फैट्स जो हैं एनिमल ओरिजिनेटेड वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रोल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, LDL जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। उसकी वजह से
से खून गाढ़ा हो जाता है, क्लॉट बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जब वो क्लॉट दिमाग में जाता है तो स्ट्रोक हो जाता है, जब वही क्लॉट अगर खुदा न खास्ता दिल में चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सारी जो पैथोफिजियोलॉजी जो है, जो वजह है बुनियादी, वो मिलती जुलती है। इसीलिए हम स्ट्रोक को बाज़ औक़ात कहते हैं ब्रेन अटैक, और हार्ट अटैक जो है उसको मायोकार्ड इन्फॉर्क्शन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो इसमें आपने ये जो सारी अलामात बताई, ये वाकई में इसके साथ रिलेट करती हैं? जैसे वीकनेस का मैं पूछ रही थी, वीकनेस होना। जी देखें, बाज़ औक़ात कंप्लीट डिसेबिलिटी नहीं होती। मैं यहाँ पे लेकिन लोग इसको अक्सर मसल वीकनेस कहते हैं। हाँ, देखें बात ये ना कि जैसे मैंने गुजारिश की कि स्ट्रोक की अब 4 टाइप्स आ गई हैं। उसमें एक टाइप जो है ना, मैंने बताया इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरी मैंने बताई अपना हेमरेजिक स्ट्रोक, और तीसरी एक जो स्ट्रोक जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं वो है TIA। उसे कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, यानी छोटा सा को क्लॉट था, वो चंद सेकंड्स के लिए गया दिमाग के अंदर और वो निकल गया। अल्लाह ताला ने उस पर करम किया उस मरीज के ऊपर कि वो सुनते हैं कि क्लॉट तो वो जो है ना डिसेबिलिटी परमानेंट नहीं होती उन लोगों में। फिर जो है ना, जैसे आपने उस तरफ जो इशारा किया, आपका जो क्वेश्चन है कि जिन लोगों में TIA होता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, वो उनकी जो रिकवरी होती है वो 100% के करीब हो जाती है, 90% के करीब हो जाती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को इस्केमिक स्ट्रोक हो जाए या खुदा न खास्ता हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाए तो उसकी जो डिसेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको फिर कम करने के लिए हम मरीज़ को कहते हैं कि आप जो है ना वो फिजियोथेरेपिस्ट से भी रब्ता करें, और अपने जो डॉक्टर है, ख़ास तौर पे न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं, वो इस सिलसिले में मरीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो CT स्कैन करवाएगा मरीज़ का, उसमें पता चलेगा कि कौन सी शरेयान जो है उसकी बंद है। क्योंकि ब्रेन के बहुत सारे हिस्से हैं, अगर वो स्पीच एरिया को उसने अफेक्ट किया है तो उसकी जो मरीज़ की जो स्पीच है, उसकी जो बोलने की जो सलाहियत है वो अफेक्ट होगी। अगर उसके मोटर न्यूरॉन्स अफेक्ट हुए हैं, यानी उसमें जो मूवमेंट्स हैं उसकी लिम्स की, टांगों की और बाजुओं की, वो अफेक्ट हुआ है एरिया, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है और कितना अफेक्ट हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्ट्रोक में जो सबसे अहम चीज़ है वो टाइमिंग है। तो कोशिश करनी चाहिए कि मरीज़ को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो इमरजेंसी में या ट्रामा सेंटर में या जो स्ट्रोक सेंटर है वहाँ पहुँचाया। अच्छा, इसमें एहतियात क्या क्या ज़रूरी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो रीज़न्स हो गई और सिम्टम्स हो गए, इसके अलावा एहतियात क्या क्या करनी चाहिए हमें कि इस चीज़ से बचा जा सके, ख़ासतौर पे वो लोग जो एजिड हैं? अच्छा, कार्डियक अरेस्ट हमने बहुत सुना और कुछ सालों से इतना सुनने में आया और इतनी डेथ्स हुई हैं यंगस्टर्स की, उस हवाले से भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि हमें बतानी चाहिए वो ये है कि हमें अपना डाइट जो है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। हमारी जो डाइट है ना, वो यानी मेडिसिन से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट को इतना मॉडिफाई कर लें कि वो बीमारी हो ही ना। ठीक है ना। अब जैसे मैंने गुजारिश की कि आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा स्ट्रोक के बारे में ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर के बारे में, तो अब देखें ब्लड प्रेशर की जो मेन वजह है वो साल्ट है, यानी ये जो नमक है। अगर हम नमक को कंट्रोल कर लें, क्योंकि उसका जो फार्मूला है वो हमारे केमिस्ट्री में याद है हमें, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें जो सोडियम जो हिस्सा है उसका वो मेन कल्प्रिट है जो कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको ज़्यादा करता है। तो उसमें क्या है कि आप सोडियम फ्री साल्ट जो है वो इस्तेमाल करें या कम करें बिल्कुल। तो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अब जो स्टडीज़ आ रही हैं उनमें यह है कि 2.3 जो ग्राम है उससे कम साल्ट लेना चाहिए। इसी तरह हम देखें आम चीज़ें हम खाते हैं, बच्चों में हमने देखा है निम्को वगैरह या ये जो साल्टिश चीज़ें हैं, इवन हमने पीनट्स के ऊपर भी साल्ट लगा के उसको हमने रिफाइंड किया हुआ है। वो जो रिफाइंडनेस है ना वो हमारे नुकसानदेह है। इसी तरह हम लोग जो है ना वो हर चीज़ में चटपटी चीज़ें बहुत खाना शुरू हो गए, तो नमक को कम करें, एक्सरसाइज को ज़्यादा करें। ठीक है, एक्सरसाइज की वजह से कम ये जो नई स्टडीज़ आ रही हैं कि 150 मिनट्स पर वीक, याद रखें आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। ओबेसिटी को कम करें, अपना वज़न जो है उसमें फिर हम वज़न को BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो हमारा 18.5 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 तक है तो फिर भी चलें, वो ठीक है, टॉलरेबल है। लेकिन अगर 25 से ज़्यादा आपका BMI है तो इसका मतलब है आप ओबेसिटी के में आ गए। इसी तरह हम हिप और वेस्ट रेशो आजकल कहते हैं, ये जो हमारी तोंद निकली होती है इसको बड़ा काउंट करते हैं आजकल। कोलेस्ट्रोल चेक करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रोल जो है किसी भी फैट्स जो हैं ये मेन कल्प्रेट हैं, इनको कम करना चाहिए। एक और चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो स्मोकिंग है, और स्मोकिंग जो है वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है। आप देखेंगे अब जो नई स्टडीज़ आ रही हैं वो कहते हैं कि एक सिगरेट जो है वो 10 सेकंड कम करती है लाइफ को, तो वो उसमें स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह डाइट में मैं ये कहूँगा कि
हमें क्या फ्रूट जो हैं, सब्जियां और फ्रूट ये ज़्यादा लेनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि फ्रूट और सब्जियां जो हैं, ऑर्गेनिक फूड जो है वो बिल्कुल हमारे ऐसे लिए ही है। बहुत ये अच्छी हमारी आवाम को समझना चाहिए कि सेहत आपकी है, जान आपकी है, ख्याल आपने रखना है। तो प्लीज़ इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जितना हो सकता है एहतियात करें। एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, ये हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन इसका एहसास तब होता है जब पानी सर से गुजर जाता है। इसलिए बराए मेहरबानी पानी सर से गुजरने से पहले एहतियात करें। इसी हवाले से हमने डॉक्टर साहब को बुलाया और बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आप शो पर आए और आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। इसके साथ ही टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है जी मलिक शहबाज रशीद, एडवोकेट हैं। तो सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं ये जो खुला के केसेस हैं, इस हवाले से अदालतों में कौन से केसेस ज़्यादा चल रहे हैं और ये किस तरह से काम करते हैं वकला आजकल, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शहबाज साहब, आप एडवोकेट हैं, डेफिनेटली सी बात है, और आप वकालत में आए और इस फील्ड में आने की सबसे पहले तो आपसे रीज़न्स पूछेंगे, क्या रीज़न्स थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह हम बेबस हैं, हमारी मदद फरमा। सबसे पहले तो मैं रोज़ न्यूज़ का और उनकी पूरी टीम, बिलखसूस आपका और बाकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और अपने वकला के हवाले से और तमाम बाकी जो जनरल पब्लिक है उनकी रहनुमाई के हवाले से जो अपने व्यूज़ हैं वो पब्लिक के साथ शेयर कर सकूँ। आप वकालत के हवाले से आपने जिक्र किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिद मोहतरम अब्दुल रशीद अवान साहब के हुक्म के ऊपर करते हुए 2013 में मैंने वकालत स्टार्ट की और सज्जाद अहमद भट्टी लॉ एसोसिएट्स हमारा मदर पेरेंटल चैम्बर है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का हर मेंबर बड़ा मोहब्बत प्यार ख्याल एहसास करने वाला है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम सज्जाद अहमद भट्टी साहब जो माशाल्लाह बहुत नफीस मोहब्बत प्यार ख्याल एहसास करने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वन ऑफ द लीडिंग क्रिमिनल लॉयर हैं पिंडी इस्लामाबाद में, उस चैम्बर को मैंने ज्वाइन किया 2013 में। उसके बाद यूं सफ़र ज़िंदगी प्रोफेशनल इस प्रोफेशन में कंटिन्यू रहा मेरा। ओके अच्छा, सबसे ज़्यादा आजकल हम केसेस के हवाले से जानना चाहेंगे कि अदालतों में कौन से केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं? अच्छा मैडम, जो केसेस के हवाले से मैंने थोड़ी सी इस पर वर्किंग भी की, डिस्कशन भी हुई हमारी मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से। तो अगर मैं आपके पास यकम मई से लेकर 31 मई तक का डाटा शेयर करूं, उसमें इस तरह है कि तकरीबन 807 केसेस 807 केसेस जो हैं वो फैमिली रजिस्टर्ड हुए हैं यकम मई 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक। आप इस्लामाबाद पिंडी की सिर्फ पिंडी की बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। ये रिपोर्टिंग में आज लेके आया हूँ और इसमें 807 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से और इन फैमिली केसेस से मुराद है उनमें गार्डियन केसेस भी होते हैं, खुला के केसेस भी होते हैं, मेंटेनेंस के होते हैं, रिकवरी सूट्स भी होते हैं, कंजुगल राइट्स के होते हैं। और अगर जहाँ तक आपने स्पेसिफिक जो टॉपिक है आपका खुला के हवाले से, तो खुला में तकरीबन आप इसको अराउंड 300 प्लस माइनस 25-30 हो सकते हैं जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। सिर्फ पिंडी की अब तक बात कर रहा हूँ और ये मई के महीने में। तो रीजंस क्या सामने आए जो केसेस आपने देखे, उनमें क्या रीजन ज़्यादा सामने? बेसिकली मैडम अगर मैं बात करूं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी हर एक पूरे माशरे में हर एक शख्स का अपना इंफरादी व्यू है, राइट है, मामलात हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त हो चुकी हुई है, पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, तो दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो था वो मियाँ बीवी का था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। अगर वहाँ से भी ले कर चलें तो मौजूदा दौर में भी हर एक इनफरादी फ़र्द को एक जो घर है वो एक यूनिट है, एक माशरे की इकाई बनता है एक घर। बिल्कुल। उसमें हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची, ददियाल ननियाल ससुराल जो भी हैं, हर बंदा अपने अपने पार्ट पे इनफरादी तौर पर रोल प्ले करे तो माशरे में बेहतरी आ सकती है। जहाँ तक रही बात खुला के हवाले से, बेसिकली फिर वही बात आ जाती है, हर बंदे का अपना व्यू पॉइंट होगा। जो मेरी पर्सनल परसेप्शन है वो ये है कि यहाँ पर जो खुला के केसेस बढ़ने की वजह ये है, मियाँ बीवी अगर पर्सनल कैपेसिटी पे जाएँ तो मामलात बहुत अच्छे चल सकते हैं। बीवी को गाइड करने के लिए उनके माँ के पार्ट पे, उनके वालिद तो खैर इतना बेचारा उनको इल्म नहीं होता, अगर माँ को 100% पता है तो बाप को शायद 10% भी ना पता हो, ये बीवी की बात हो रही है उसके पार्ट पे। और
इसी तरह अगर उसकी चाहे वो बहनें हों, उसकी खालाएँ हों, उसकी चची ताई वगैरह हों, वो सारी गाइड कर रही होती हैं। इसी तरह अगर मर्द के पॉइंट पे जाए, मर्द बेचारा अकेला तन्हा लड़ रहा होता है। हाँ, बीवी को उस पॉइंट पे हस्बैंड ने घर में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो फेस करनी पड़ती है अपने जो जेठ देवर और उनकी बेगमात के हवाले से, इन लॉज की तरफ से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें जो वो बेचारा सास ससुर है, वो तो बेचारे जब बुजुर्ग हो चुके होते हैं तो वो खाली एक ही बच्चों की तामीर और तरक्की और उनकी आगे बढ़ने की वजह से दुआएं चल रही होती हैं उनकी। और अगर इस मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा दीन में मैं कहता है कि मर्द का काम है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे। अगर औरत कर दे तो उसकी मेहरबानी है, उसका बड़ापन है, वो एक मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। लेकिन हमारे यहाँ औरत को जिम्मेदार बनाया बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली अगर हम दीन को प्रायोरिटी पे लेके चलें, माशरे में सबसे बड़ा जो फ्लॉ है कि हमने दीन को सेकेंडरी कर दिया है और हमने अपनी जो खुद साख्ता, जिसको हमने कस्टम का नाम दे के, हर बंदा सेल्फिशनेस पे चला जा चुका हुआ है। बेसिकली अगर हमें माशरे के अंदर एक चीज करना शुरू कर दें तो माशरा ठीक हो जाएगा। हर इनफरादी शख्स, थोड़ा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हर इनफरादी शख्स वो किसी भी स्टेप पे है, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो दादा दादी हैं या मियाँ बीवी हैं, बेटे बेटी हैं, किसी भी लेवल पे हर इनफरादी शख्स अपने अपने जिम्मेदारियां और फ़राइज़ पूरे करना शुरू कर दे माशरे में, ऑटोमेटिकली उसको भी अपना हक अल्लाह की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। माशरे में सबसे बड़ा फ्लॉ कहाँ पे है? हर शख्स अपने राइट की जंग कर रहा है कि मेरा ये हक है, मेरा हक है, मेरा हक है। जब आप हक की बात करेंगे, फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ नहीं अदा करेंगे तो माशरे में कभी बेहतरी नहीं आएगी। फिर बात वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे आपने जिक्र किया खुला की वजूहत। ये बेसिक मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुनियादी वजूहत हैं जिसकी वजह से खुला आ रही हैं। अगर मियाँ बीवी आपस में एक पॉइंट पे जाएं और उनको सारे गाइड दोनों तरफ से पॉजिटिव गाइड करें ताकि वो आबादी करें। अल्लाह माफ़ करे, आपको मौजूदा दौर में पता भी है लोग कितने एक्सपेंस कर रहे हैं, कितने खर्चे कर रहे हैं शादियों पर, और अगर उसको भी हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें, कुछ खर्चे की ज़रूरत नहीं है। शादी के मसाइल बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए हैं, करें ताकि सिंपल करें ताकि शादी के मसाइल माशाल्लाह सारी कम्युनिटी जानती है, सारे मामलात सब लोगों को पता है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। अल्लाह माफ़ करे, ज़िना बहुत आम हो गया है और शादी करना इंतहाई मुश्किल हो चुका हुआ है। हमने अपने दीन को प्रायोरिटी पे रखते हुए और मुआशरे में जो ये शादी के मामलात हैं इनको जितना सिंपलिसिटी के साथ लेके चलेंगे उतना मुआशरा ग्रो करेगा। जी, अच्छा, ये आपने कहा कि ये केसेस, इसमें डेफिनेट सी बात है यही रीजंस ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन इसमें आप देखें कि आपस में तो अपने तो कोई मसाइल है ही नहीं, फिर इसका मतलब है ज़्यादा इंडिविजुअली वो तो बहुत कम लेवल पर आते होंगे। क्या ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें खुद जो है शौहर टॉक्सिक हो या बीवी की तरफ से प्रॉब्लम हो? कई दफ़ा ये होता है फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि आपस में भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, ऐसे केसेस भी हैं? बिल्कुल ऐसे भी आते हैं, लेकिन वहाँ पे अब फिर यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा कि दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हस्बैंड की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से भी। और वकला एक जब केस प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में तो फिर एक मसालत की डेट पड़ती है दोनों के हवाले से, तो उसमें दोनों वकला की कोशिश होती है कि मसालत की हद तक वकला माशाल्लाह मैं बल्कि आगे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं ब्रीफ जिक्र भी करूँगा कि वो कोशिश होती है कि मियाँ बीवी की हद तक मामलात हो जाएँ। प्रॉब्लम इंडिविजुअल फ़र्द की है, वो मुआशरे की नहीं है। अगर हस्बैंड हूँ तो मैं अगर अपनी बीवी के साथ पॉजिटिव मामलात नहीं लेके चल रहा तो मेरा ज़ाती कसूर है, ना कि वो मुआशरे का कसूर है। मुझे अपनी फिर वही बात आ जाती है अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है और इसी तरह मेरी बेगम को अपने फ़राइज़ जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। सोशल मीडिया और मोबाइल इसने बहुत काम खराब किया है। बिल्कुल, ये बात 100%। सोशल मीडिया का कितना रोल है इस सब मामले में? क्योंकि अब ये जो सोशल मीडिया पर आप देखिए जो टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स लगाते हैं जिससे देखकर वो जो हैं ख़वातीन ये चाहती हैं जी उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए, या फिर मर्द हजरात जो हैं वो इस तरह से देख रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने रेज़ किया। इसमें एक चीज़ मैं पॉइंट कहूँगा, हर एक का राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी शख्सियत, अपना नाम, अपनी पहचान बनाए। इसी तरह हमारे दीन में भी अगर देखें तो हमारी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि माशाल्लाह बड़ी मालदार खातून थी और उन्हें अच्छे बिजनेस कारोबार किए। जिसकी जो ख्वाहिश है, जो भी करना चाहता है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो माँ है, उसको मस्बत अंदाज में लेके कहाँ पे जिधर भी है जिसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेल मेंबर्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उसको दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मद्देनजर रखते हुए मामलात को लेके चलना चाहिए। असल प्रॉब्लम कहाँ पे है? फिर वही बात आती है, यहाँ पे राइट की जंग चल पड़ी हुई है। जहाँ तक आपने सोशल मीडिया की बात की, डेफिनेटली ये एक मुआशरे का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि इसके बगैर अब आपकी ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसमें भी आप टाइम मैनेजमेंट करें।
अभी टाइम मैनेजमेंट करके आप बहुत सारे मसाइल अपने हल कर सकते हैं। जिस आप देखिए अल्लाह ताला ने कायनात का बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया, सुबह तूले आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। उसका मकसद क्या है कि इस दौरान आपने अपने सारे कारोबार, बिजनेस, अपने जॉब, अपने मामलात करने हैं। उसके बाद आपने अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने सोशल सेटअप में लेके चलना है। हम बेसिकली बुनियादी तौर पर उन चीज़ों के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम नाकाम होंगे। मैं इसमें यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट के स्टेप को अप्रिशिएट करूँगा कि जो इन्होंने अभी एक टाइम मैनेजमेंट किया था, लेकिन 8 बजे तक का जो कारोबार बाद में दोबारा से इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। तो अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत अच्छे स्टेप्स ले सकती है। मैं पंजाब गवर्नमेंट को वंस अगेन इसमें अप्रिशिएट दूंगा मैडम मरियम नवाज साहिबा को कि उन्होंने जो कारोबार का निज़ाम है, ताकि जो भी ताजर बरादरी का बंदा है वो घर जाके अपने बीवी बच्चों को टाइम दे। जितना एक वालिद या जितनी एक माँ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी कर सकती है, उतना मुआशरे कोई और बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक और साथ में यहाँ पे एडिशनल बात बताता चलूँ कि बेसिकली चाहे बच्चा एक स्कूल गोइंग हो, चाहे बच्चा मदरसे में पढ़ रहा हो, चाहे बच्चा ट्यूशन पे जा रहा हो, चाहे बच्चा कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कर रहे हो, सारी की सारी जिम्मेदारी अल्टीमेट तमाम वो इंस्टीट्यूशंस वाले कहते हैं जी वालदेन की जिम्मेदारी है। तो वालदेन बेसिकली बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो हमारा फ्यूचर तो हमारी औलाद है। हर बंदा अपने पार्ट पे एज अ पेरेंटल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को फोकस करें, हर चीज़ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा, आपकी ये जो वकला के बारे में आम तासुर ये पाया जाता है कि वकला दूसरे क्लाइंट के साथ मिल जाते हैं। मतलब जब केस आता है तो वो ये हम अक्सर ड्रामास में देखते हैं, हम अक्सर इन ये सारा चीज़ें चल रही होती हैं। तो इज़ इट ट्रू? अच्छा मैडम, बड़ा अच्छा ये आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मास्टर में बड़ा चीज़ हम है हमारी अभी दोनों तरफ से ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी फोकस फर्म है जिसमें 7 तारिक मलिक साहब CEO हैं। दूसरी हमारी TLS फर्म है, उसमें पूल ऑफ लॉयर्स हैं और मेन लीड 7 तारिक मलिक साहब कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपसे पहले भी जिक्र किया कि 2013 में मैंने अपने उस्ताद मोहतरम सियाद में भट्टी साहब को ज्वाइन किया, से लेकर आज तक, आज 8 जून 2026 हो चुका है, तकरीबन मुझे 13 साल हो चुके हुए। मैंने आज तक कभी किसी वकील को नहीं देखा जो अच्छा, खुददार हो, रिस्पेक्टेबल हो और ऑनर के साथ मामलात कर रहा हो। आपने साथ में यानी वो कैटेगरी बता दी कि जो अच्छा हो, खुददार हो, वो नहीं, लेकिन दूसरे करते हैं। नहीं, कोई भी नहीं करता। तो ड्रामास में हमारे वो ड्रामास में वो दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा इसका बताता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये अपना व्यू पॉइंट है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई वकील दूसरे वकील के साथ मिलकर पैसे भी ले रहा हो, सारे मिला दे। देखें, लिटिगेशन डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, क्योंकि आज आपका टॉपिक स्पेशली खुला के हवाले से है। अच्छा, एक वकील, दोनों पार्टीज के वकील कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं और अपना केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपना केस आर्गू कर रहे होते हैं इन फ्रंट ऑफ जज। फैसला जज नहीं करना होता है। जो परसेप्शन है ना, वो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि बेसिकली ये इशू कहाँ से अराइज होता है। ये बेसिक ग्राउंड में तमाम माशरे के, कम्युनिटी के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्ज करें 2 वकील अपना केस को आर्गू कर रहे होते हैं और बिल्कुल दोनों का स्टांस यही होता है कि हमने हर सूरत में अपना केस विन करना है। जब वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि हमने अपना केस विन करना है, तो वो दूसरे वकील के साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। एक साइड का भी काउंसिल यही कोशिश करेगा कि मैंने वो केस विन करना है, दूसरी साइड का भी काउंसिल यही कोशिश करेगा कि मैंने अपना केस विन करना है। प्रॉब्लम कहाँ पे, जो मुआशरे में नेगेटिव पर्सपेक्टिव लिया जाता है वकला के हवाले से। अब देखें, हमने कोर्ट रूम के अंदर अपना केस प्रेजेंट कर दिया, जो ही हम कोर्ट रूम से बाहर निकलेंगे, हम तो आपस में भाई हैं, हम एक दूसरे के चैम्बर में भी जाते होते हैं, हम बाहर रूम में बैठ के चाय पानी भी पी रहे होते हैं। फर्ज करें उसी किसी एक क्लाइंट का, किसी एक वकील का क्लाइंट किसी जगह बैठे हुए हमें आपस में चाय पानी पीते हुए देख जाएगा, या से कोई इज्जत कारब लोग कहेंगे जी वकील आपस में मिल गए तुम्हारा। वो चाय पानी क्यों पियेंगे जब वो इस तरह के काम कर रहे हैं? तो वो तो छुप के करेंगे। और सेकंड थिंग ये कि वही बात है, आवाम को जल्दी और सस्ता इंसाफ तो अभी तक नहीं मिल पाता, उसके हवाले से क्या कहेंगे? हाँ मैडम, ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जहाँ पे इंसाफ की आपने बात की। देखें, जहाँ पे सस्ता इंसाफ की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई भी केस दायरी करते हैं, अभी जैसा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी लिटिगेशन फीसें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अगर वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने करना है या फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, वो उस पॉइंट पे इनिशियल कॉस्टिंग जो लिटिगेशन है उसकी अगर कम से कम करें तो इंसाफ सस्ता हो सकता है। और दूसरा, इसको जो केस की लिटिगेशन है उसको फास्ट किया जाए, उसमें तमाम जो इंटरेस्ट जहाँ भी, चाहे वो वकला साहिबान है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेशन है, चाहे वो एग्जेक्टिव्स हैं, उस पॉइंट पे आएँ ताकि इस केस की प्रोसीडिंग को बहुत फास्ट किया जाए और टाइम मैनेजमेंट करते हुए, तो तभी सस्ता और जल्दी इंसाफ मुहैया हो सकता है। एक टाइम ड्यूरेशन फ्रेम हो कि जनाब ये केस 1 महीने की लिटिगेशन में कंप्लीट होगा, ये 2 महीने की, ये 3 महीने की। जिस पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स उठाए
आई हैं। अभी रिसेंटली भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये कब्जा माफिया के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है और उसकी लिटिगेशन का टाइम ड्यूरेशन आई थिंक 2 से 3 मंथ्स है, उसमें कंप्लीट करें। इस तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी मॉडल कोर्ट्स बनी हुई है, ADRs भी बनी थी और अभी कंटिन्यू भी हैं कुछ, तो वो फास्ट काम उस पर हो रहा है। तो ये जब एक मॉडल कोर्ट्स बनना शुरू हो जाएंगी, ADRs आएंगी, तो लिटिगेशन भी फास्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लिटिगेशन के हवाले से इनिशियल दायरी कॉस्ट होती है वो जितनी कम से कम पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, उसमें साइलिन को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ओके, वही बात है जी, बातें हम कब से सुनते आ रहे हैं। आई विश कि ये वाकई में इंसाफ जो है टाइम पर मिले और तारीख पे तारीख वाला काम जो है वो थोड़ा सा और इसमें हम इम्प्रूवमेंट देख पाएँ जो अदालतों के सिस्टम चल रहे हैं। अच्छा, ये जो बुकला को हुकूमत की तरफ से 4 वर्किंग डेज अब काम करना होता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? और ये जो 3 छुट्टियां हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बुकला को और पब्लिक को फेस करना पड़ रहे हैं? अच्छा मैडम, एक तो जो अभी आपने जिक्र किया कि तारीख पे तारीख, ये एक जर्नल, एक मैगज़ीन बन चुका है। एक फिल्म में डायलॉग था धर्मेंद्र साहब के बेटे, मैं नाम भूल गया सॉरी, तो उनका, तो बेसिकली ये लिटिगेशन इससे मज़ीद प्रोलॉन्ग हो गई है। पहले अगर वीक में 5 डेज 6 डेज काम होता था, अब 4 डेज पे चला गया। ऑलरेडी लिटिगेशन बहुत प्रोलॉन्ग हो चुकी हैं और जहाँ पे अगर आपको 1 वीक या 10 डेज या 15 डेज बाद आपको नेक्स्ट डेट मिलती थी, अब वो जाके महीने 1.5 महीने के बाद डेट मिल रही है और केसेस का बर्डन मज़ीद हो रहा है। तकरीबन अगर जैसे हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि डेली बेसिस पे मोर देन 300+ केसेस दायर होते हैं। अब जब वो डेली इनटेक्स 300+ हो रही हैं और दूसरी तरफ आगे से केस का जो वाइंड अप है वो पोजीशन नहीं बन रही, तो इस तरह तो इसको प्रोलॉन्ग तो चलेगा ही है। फिर जहाँ तक आपने सवाल किया कि 3 दिन छुट्टी आ गई है और 4 डेज वर्किंग डेज, इसमें हम तमाम प्रोफेशन जिस तरह डिस्टर्ब हैं, इस तरह हम लोग भी डिस्टर्ब हैं। सबसे अहम चीज़ कि पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी ये स्टेप उठाया, बेसिकली ये फ्यूल के हवाले से था, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग अब इन 3 दिनों में, पहले जब मंडे का दिन आता है, जूही मंडे आता है, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हेक्टिक हो चुका होता है और ट्यूसडे में काम शुरू होता है, वेडनेसडे 2 दिन और थर्सडे में फिर हम खुश होते हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी आ गई है, तो फिर लोग इसमें सैर व तफरीह की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं और ज़्यादातर बजाय जो जिस पर्पज़ के लिए फ्यूलिंग कॉस्ट हम बचाने के लिए ये चीज़ की थी, उसकी बजाय सैर व तफरीह और ट्रैवलिंग की तरफ लोग ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं। इसको काइंडली पंजाब गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है। हमें नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ा है लोगों को फ्यूल के, बल्कि लोग घूमने फिरने की तरफ चले गए हैं और जो काम थे वो पेंडिंग है और जिन लोगों के केसेस चल रहे होते हैं, जो लोग प्रॉब्लम में होते हैं, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो आप लोगों ने इस हवाले से कोई मैसेज हुकूमत को देना चाहते हैं या कोई दिया या कुछ सजेशन? जी बिल्कुल, हमारी बात के फोरम पे, चाहे वो पंजाब बार है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, डिफरेंट बार्स हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार में, हर फोरम पे उन्होंने अपना अपना पैगाम जिस लेवल पे जहाँ जहाँ पोर्ट्रे कर सकते थे, जहाँ जहाँ मैसेज कन्वे कर सकते थे, उन्होंने भरपूर किया है। तो बाकी डेफिनेटली फैसला ये लेजिस्लेशन और अथॉरिटी ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने ही करना है, या जो भी गवर्नमेंट्स हैं मुतलका उन्होंने करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप आए और बड़ी ज़बरदस्त गपशप रही। आई होप कि जी ये जो मसाइल हैं वकला को लेकर या पब्लिक को जो फेस करना पड़ते हैं इस हवाले से, कोर्ट के हवाले से, इसके ऊपर हम कुछ इम्प्रूवमेंट लाएं, लेजिस्लेशन कोई ऐसी लाएं जो कि बहुत है वो तो आती रहती है, मुझे लगता है पॉलिसीज़, बस इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो, हम ये चाहेंगे और इम्प्रूवमेंट आए हमारे मुल्क में, क्योंकि अगर कानून सही हो जाए, लॉ सही हो जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से हो जाए, तो आई थिंक वो मुल्क जो होता है वो कामयाब हो जाता है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जो हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम खान, माहिर एस्ट्रो हीलर हैं, एस्ट्रोपॉमिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग, ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। थैंक यू जी, माशाल्लाह से आप जब भी आती हैं तो इस तरह की तारीफ करती हैं कि वो कहते हैं ना मेरा खून भर जाता है उस दिन, तो करनी भी चाहिए, करती हैं आप हमें बहुत दूर से हमें आपकी पिक्चर नजर आ रही है और बड़ी हसीन पिक्चर आपने लगाई हुई है। बस थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ तो इस वजह से कुछ थोड़ा फोकस मुश्किल हो जाता है, सो दैट्स व्हाई मैं ना उस पर प्रेफर करती हूँ, तो ये रीजन है जी। आवाम देख रही है जी, 2 खवातीन तारीफ करना शुरू हो गई हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है जब एक कर लें, तो आप लोगों की भी हम तारीफ कर रही हैं। जो जितनी खवातीन बैठी हमें देख रही हैं वो भी बहुत हसीन लग रही हैं, इसी तरह हसीन लगती रहें, चाहे वो भी नाश्ता कर रही हैं, किचन में हैं, कुछ भी हैं। देखिए खवातीन तो होती ही खूबसूरत हैं, उनके काम भी बहुत अच्छे होते हैं, जिम्मेदारियाँ भी बहुत अच्छे से निभा रही होती हैं।
जी जी, खवातीन का बड़ा मेजर रोल है, और उनकी मैं समझती हूँ कि सुबह शाम उनकी पजेराई, इतनी हिम्मत और हौसला होता है कि उनको मोरल जिसे कहते हैं ना, सपोर्ट के लिए बहुत जरूरत होती है ये। तो ये इस तरह से है। जी, तो जी, अंजुम खान सितारा क्या कह रहा है आज का? सितारा तो देखें जबरदस्त सीन। अभी पूरे साल में हम 2026 के बहुत ही जबरदस्त टाइम फ्रेम में हम लोग एंटर हो चुके हैं, जबकि जुपिटर जो है 12 साल बाद अपने घर में आया है। इससे बहुत सारे लोगों को, और जैसे कहते हैं ना, कि अभी तो थोड़ा सा उसकी डिग्रीज बढ़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी लोगों को बहुत सारी होप्स, जो उम्मीदें, जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। तो इस लिहाज से काफी बेहतर है। अगर देखा जाए पर्सनली, इंडिविजुअली देखा जाए, तो लोगों के मसले मसाइल हल की तरफ चल रहे होंगे। जी जी, जो किस्मत का हाल सितारों की मदद से आज हम जानेंगे आपसे, तो थोड़ा सा उस हवाले से पहले जानते हैं, तो क्या कह रहे हैं जी ये तमाम सितारे? सितारे तो जी जबरदस्त हैं। अब हर एक की अपनी अपनी, जिसे कहते हैं ना, मेहनत है, अपनी अपनी हिस्ट्री है, किसने कैसा काम किया है। जो बिल्कुल यूथ हैं वो अभी हिम्मत करें, मेहनत करें, तो बहुत आगे अच्छे ब्राइट चांसेस हैं। अगले 12 साल उनके लिए बहुत अच्छा। अच्छे। आज जो बीज बोएंगे तो वो अगले 12 सालों में फ्रूट देने लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा। ये इस तरह से है। हाँ, अगर वो ये देखते हैं कि ये जो अब उनसे एज में डबल लोगों को अगर वो फॉलो करते हैं और कहते हैं कि जी इनके पास तो सब कुछ है, हम कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा देखें, नहीं है। हथेली पे सरसों नहीं जमती। तो उनको गाइडलाइन चाहिए, उनको फीडबैक दें कि देखें जो आज करे। इन्होंने, जो पुराने ओल्ड सीनियर लोग हैं, उन्होंने बहुत पहले से मेहनतें की हुई हैं, तो आज इस उस पे पहुंचे हुए हैं, इस स्टेज पे, या इस प्रॉस्पेरिटी पे, या जिसे कहते हैं प्रोग्रेस पे। तो अब एक शॉर्टकट में नहीं जाना। चीजें जो है ना बड़े अच्छी डायरेक्शन में चल रही हैं। शर्त ये है कि हमें उनको कैसे फॉलो अप करना है। जी जी बिल्कुल, ये वाकई शॉर्टकट तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी साल हो, कोई भी दिन हो। शॉर्टकट जो होता है वो शॉर्टकट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अंजुम, ये जो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए, इस हवाले से जानेंगे क्या देख रही है पीपल्स पार्टी जो है 9 नशिस्तों से जी कामयाब हो रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? हाँ जी, जबरदस्त। मैं देख रही थी बिलावल का स्टार भी जबरदस्त जा रहा है। उधर से अच्छा। मरियम नवाज साहिबा का भी बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ब्लो कर रहा है, सॉरी ग्लो कर रहा है। तो इस तरह बिलावल का बहुत जबरदस्त। तो बेसिकली उस पर देखते हैं ना कि एक बंदे की जो लीडर है वो किस उस पे फेम पे है, या कौन सी पोजीशन पे है। तो थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकल, और वैसे भी थोड़ा सा ये 3 दिन जरा लोगों को एहतियात करनी होगी। जरा इसके अंदर कोई मतलब किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए, वो थोड़ा सा सीन नजर आ रहा है। उसके बाद फिर ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है, जिसे कह सकते हैं आप, पीपल्स पार्टी की वहां पे। तो आप इस वक्त पीपल्स पार्टी को वहां पर देख रही हैं कि उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी? देखिए, हाँ जी, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि जो वोटिंग हुई है अकॉर्डिंग टू दैट, और उसको देखें। और फिर ये कि गवर्नमेंट में ऑलरेडी वो लोग हैं, नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों मिलके, इनकी कोलैबोरेशन से पीपल्स पार्टी की आई थिंक मेजॉरिटी में वो गवर्नमेंट बन सकती है। मतलब ये इस तरह से है। अच्छा, अगर हम ईरान और अमेरिका और इसराइल के हवाले से आपसे जाने, तो किस तरह से देख रही हैं वहाँ के हालात को आप? यस, ये थोड़ा सा पेचीदा मरहला है। अब मैं, जो मुझे नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू, मैंने 1-2 दफा पहले भी प्रोग्राम्स में बताया हुआ है कि जंग तो है, वो तो अभी हमें सीन नहीं खत्म होता नजर आ रहा, बट अभी इसमें हमें ये चंक्स में नजर आएगी। जैसे कहते हैं ना, घुमसान की जंग, खुदा ना खास्ता वो नहीं, उस तरह से लेकिन नहीं। चंक्स आप देख रही हैं ना, कभी एक जगह पे वो हो रहा है, फिर दूसरी जगह पे हो रहा है। अब इस बैरूत के, लिबनान के साथ ईरान का वो जो है आपस में एग्रीमेंट है, या जो भी उनकी आपस में एसोसिएशन है, अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर उधर वो अटैक करते हैं तो वो उसका वो देते हैं, उसका आंसर करते हैं। बट मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा आपको ना, वो लंबा चलेगा। वो यानी कि वो उस तरह नहीं होगा, लेकिन अभी ये सिचुएशन चलती रहेगी। इस तरह परमानेंट अभी आपको सोल्यूशन नहीं इसका नजर आ रहा, लेकिन बड़ा मेजर भी कोई अटैक नहीं है ऐसा सच। तो अभी इलेक्शंस भी होंगे यूएसए में, अमेरिका में, तो आप क्या समझती हैं, ट्रम्प रहेगा इक़्तिदार में या नहीं?
हाँ, ये सीन तो है कि ट्रम्प के लिए काफी मुश्किलात हैं। और एक तो सबसे पहली बात है कि ड्यू टू हिज हेल्थ, जो भी उनकी हेल्थ है वो उस टाइम पे काफी उनको 60-70 जिसे कहते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, तो 8th हाउस में उनका सैटर्न बैठा हुआ है। वो अक्सर पब्लिक मीटिंग में सोते हुए भी नजर आते हैं। हेल्थ के उनके काफी स्किन के इश्यूज हैं। तो कुछ इस तरह ये है कि हो सकता है कि उनको मतलब उनका सब्स्टिट्यूट ये लोग लेके आए। लेकिन ये है कि मतलब हेल्थ की वजह से वो थोड़ा सा ना, डिफेम तो ऑलरेडी वो हो चुके हैं, हेल्थ की बिल्कुल। वजह से भी शायद उनको मतलब साइड पे होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नजर आता है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है आगे नेक्स्ट इलेक्शन में वो नहीं विन कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबिलिटीज। विन तो ये शायद पार्टी कर जाए, ठीक है। अच्छा। बड़ा सख्त किस्म का उनका वो है, ये जो टर्म उनका आ रहा है इसके अंदर ना। तो लेकिन वो जो उनकी अब क्या मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा सा उनको टफ टाइम मिलेगा अपनी सीट्स को वो करने के लिए। क्योंकि दूसरा ये कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये थोड़ा हेल्थ की वजह से ना, ये खुद को साइड पे कर लें, या हो सकता है ये इनको इनकी पार्टी साइड पे कर दे। तो ये कुछ ऐसा सीन नजर आ रहा है। अच्छा जी, पार्टी ही साइड पर कर दे। अच्छा, हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, यानी आप ट्रम्प को आगे नहीं देख रही इतना ज्यादा स्ट्रांग उसकी पोजीशन में? इतना नहीं, इतना स्ट्रांग पोजीशन में नहीं देख रही। और अभी सैटर्न ने रेट्रोग्रेशन में चले जाना है जुलाई में, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, कुछ इस तरह से हो और अभी सकता है। बजट भी आ रहा है, इस हवाले से क्या कह रही हैं? बजट तो हम सब के लिए तो देखें। और बस कोई आपको पता रिलीफ ही है कि नजर इन आ रहा दिनों है? कोई बाय चांस कोई नहीं, रिलीफ मिल रहा ऐसा सच कोई भी नहीं है। घमसान की जिसे कहते हैं ना, वो है, महंगाई है? है। महंगाई है। और गोल्ड ने बड़ा तेजी से ऊपर जाना है। ऊपर से जुपिटर एंड वीनस दोनों मिल रहे हैं। अच्छा। और इन दोनों ने दबा के जिसे कहते हैं ना, गोल्ड को बहुत ऊपर लेके जाना है। गोल्ड बढ़ेगा, पेट्रोलियम, ये वे चीजें, तो साथ साथ नहीं, तो ग्रोसरी, आपको क्या लग एवरीथिंग। रहा है गोल्ड की प्राइसेस नीचे आएंगी मिड में? नहीं नहीं, ऊपर जाती नजर आ रही है। बीच में कोई एक आधा जिसे कहते हैं ना, वो नीचे कोई 1 और 2 डेज के लिए को फॉल कर जाए, लेकिन फिर वो अगली दफा जंप करेगा, उससे भी ज्यादा पे जंप करेगा। ये ऐसा है। ओके। लेकिन इसका फायदा ये भी होगा कि जो स्पेसिफिकली लोग अच्छी शादियां, अच्छे रिश्तों की तलाश में थे, उन लोगों के रिश्ते मैच्योर हो जाएंगे। अगर कोई डिवोर्स की तरफ बिल्कुल चला गया था, तो वो वापसी पे उनको कोई सही विजन उनका क्लियर हो जाएगा। या हेल्थ के इश्यूज थे, वो उनको उनकी कोई डिजीज डायग्नोज हो जाएगी, वगैरह वगैरह। इस तरह से लोगों को फायदे भी बहुत हैं। अच्छा, ये फायदे आप किस हवाले से कह रही हैं? सितारों के हवाले से? जी जी जी, अच्छा। सितारा, ये वीनस एंड जी, मैंने कहा दो जी बड़े। शायद बजट में लोगों को बेसिक जरूरियात मिलने वाली हैं, और मैं तो बड़ी खुश हो गई थी। चले, थैंक यू सो मच अंजुम। हम दुआ कर सकते हैं एट दी एंड, हमेशा जब भी ऐसी डिस्कशन होती है, और दुआओं पे और उम्मीदों पे हम जिंदा हैं, कायम हैं। तो जी, अल्लाह करे कि ये मुल्क जो है कामयाबी की राहों पर चलता रहे, और इस मुल्क की आवाम को रिलीफ मिले, ऐसा बजट आए, ऐसी इम्प्रूवमेंट आए। आमीन। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।